सीटेट एसएसटी पेपर 2 के 7th क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे क्लास की जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, जिसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे कंपनी शक्ति की स्थापना कैसे जो ब्रिटिश के लोग हैं, अंग्रेज के लोग हैं, वो हमारे देश में आए, शासन किया और फिर उसको कब्जा कर लिया। इन सभी विषयों पर आज की क्लास में जो है हम वो चर्चा करने वाले हैं। केवल और केवल हमारा एक ही टारगेट है, एसएसटी सीटेट पेपर 2 में 60/60 मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक, जिसमें सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे और क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंपनी के शासन को उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक से पहला सवाल है, मध्यकाल में बंजारे मुख्य रूप से कौन थे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कृषक, ऑप्शन नंबर बी कहता है व्यापारी, खानाबदोश, ऑप्शन नंबर सी कहता है शिल्पकार और ऑप्शन नंबर डी कहता है योद्धा। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है, ये व्यापारी और खानाबदोश थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 13th सदी में जो अहोम लोग थे, वर्तमान के किस क्षेत्र से भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे, मतलब कहाँ से आके बसे थे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी कहता है तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी कहता है चीन और ऑप्शन नंबर डी कहता है नेपाल। तो जो अहोम के लोग हैं वो म्यांमार से आकर बसे हुए थे हमारे भारत देश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः कैसी थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी कहता है केंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर सी कहता है विकेंद्रीकृत और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल ग्राम पंचायतों पर आधारित थी। तो गोंड राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, केंद्रीयकृत थी, यानी कि सारा प्रशासन एक आदमी के हाथ में था। अगला सवाल देखेंगे। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम, अब जबरदस्ती काम कराना को हम लोग क्या बोलते हैं, बेगार कहते हैं, उनको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भुइयां, ऑप्शन नंबर बी कहता है पाइक, ऑप्शन नंबर सी कहता है बुरंजी और ऑप्शन नंबर डी कहता है खेल। तो जबरदस्ती काम लेने को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे जबरदस्ती काम लेने को हम लोग पाइक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गोंड जनजाति द्वारा जंगलों को साफ करके की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता था। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे सीढ़ीदार कृषि, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग झूम खेती भी कह देते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे गहन कृषि और ऑप्शन नंबर डी कहेंगे रोपण कृषि। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है स्थानांतरित कृषि, यानी कि झूम खेती। इसमें क्या होता है कि जो जनजाति लोग हैं वो जंगलों पे जाते हैं, जंगलों के पेड़ों को काटते हैं, उसके लकड़ियों को जलाते हैं, राख का इस्तेमाल करते हैं खाद की तरह, वहां पे खेती करते हैं और फिर हम लोग जो है वो अगली जगह खेती करेंगे, फिर अगली जगह। तो ये घूम घूम के खेती करने को हम लोग झूम खेती या फिर स्थानांतरित जो है वो कृषि कहते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार कृषि क्या होती है, यह पहाड़ी इलाकों में होता है, पहाड़ को काट 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 सीढ़ी बनाया जाता है और वहां खेती की जाती है। गहन कृषि किसे कहेंगे, मतलब केवल उतना ही उगाएंगे जितना अपने लिए, यानी कि अपने निर्वाह के लिए जो हम लोग खेती करते हैं उसको हम लोग गहन कृषि कहते हैं। और रोपण कृषि में सुगर केन, यानी कि गन्ना वगैरह आ जाता है। तो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन। लीलती कलम ग्रंथ जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है किस शैली में लिखा गया है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है मणि प्रवालम, ऑप्शन नंबर बी कहता है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी कहता है ब्राह्मी और ऑप्शन नंबर डी कहता है प्राकृत। तो ये जो लीला तिलकम है ग्रंथ, ये किस शैली में लिखा गया है, तो आप कहेंगे इसका जो शैली है वो है मणि प्रवालम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। 7th नंबर का सवाल देखेंगे। 2nd सेंचुरी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने किस देवता का मंदिर पुरी यानी कि उड़ीसा में बनवाने का निश्चय किया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है शिव, ऑप्शन नंबर बी कहता है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी कहता है पुरुषोत्तम जगन्नाथ और ऑप्शन नंबर डी कहता है सूर्य। तो हम सभी जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। ये जो कथक नृत्य है यानी कि कथक डांस है वो किस शब्द से निकला है जिसका प्रयोग उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति के लिए किया जाता है।
तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कथा, ऑप्शन नंबर बी कहता है नृत्य, ऑप्शन नंबर सी कहता है काव्य और ऑप्शन नंबर डी कहता है नाटक। तो ये जो कथक है ये कहानी सुनाने वालों के लिए कहा जाता था, और कहानी सुनाने को हम क्या कहते हैं, कथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। 9th सवाल देखेंगे। मुगलों के पतन के बाद, यानी कि जब मुगल का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद चित्रकला की प्रसिद्ध कांगड़ा शैली, ये कांगड़ा शैली का विकास कहाँ पे हुआ है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपके पास बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कहता है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कहता है गुजरात। तो ये जो कांगड़ा शैली है ये चित्रकला है और ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और कांगड़ा वैली भी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 अपने स्क्रीन पे। बंगाल में पीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक कहता है अमीर व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी कहता है जो हमारे स्पिरिचुअल मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, सूफी संत होते हैं। अगला सवाल देखेंगे शासक के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है जमींदारों के लिए। तो ये जो पीर है वो सूफी संतों के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, मंगल काव्य जिसको हम लोग शुभता का काव्य भी कह देते हैं, जिनका संबंध स्थानीय देवी देवताओं से है, ये मेनली किस भाषा में रचे गए थे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है असमिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी होता है बंगाली और ऑप्शन नंबर डी होगा मैथिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है बंगाली, ये बंगाली भाषा में रचे गए थे। अगला सवाल देखेंगे, अहोम समाज कई कुलों में विभाजित था, जो कई गांवों पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे, यानी कि कंट्रोल रखते थे। तो इन कुलों को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे गढ़, ऑप्शन नंबर बी है पाइक, ऑप्शन नंबर सी है खेल और ऑप्शन नंबर डी है बुरांजी। तो ये जो अहोम समाज था कई सारे कुलों में डिवाइडेड था, और इन कुलों को हम लोग क्या कहते थे, तो आप कहेंगे खेल कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इतिहास की जानकारी देने वाले अहोम भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बुरंजी, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे बखर, ऑप्शन नंबर सी है तवारीख और ऑप्शन नंबर डी है ख्यात। तो इसको हम लोग बुरंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, 17वीं सदी के बाद हिमालय की तलहटी में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भाव प्रवण शैली का विकास हुआ, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर बी कहता है बसोहली, ऑप्शन नंबर सी कहता है मधुबनी और ऑप्शन नंबर डी कहता है तंजावुर। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है बसोहली कहते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वर्ण व्यवस्था के भीतर नई जातियों का उदय हुआ, जो बेसिकली किस पर आधारित थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है कर्म पर या फिर नए पेशे पर, ऑप्शन नंबर सी है धन पर या फिर ऑप्शन नंबर डी है भौगोलिक क्षेत्र पर। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, नई जातियां जो है ये बेसिकली कर्म पर डिपेंडेंट थी, यानी कि नए पेशे पर आधारित थी। अगला सवाल देखेंगे, महोदयपुरम का चेर साम्राज्य, जिसको आज के केरल के रूप में जाना जाता है, में किस भाषा और लिपि के प्रयोग अभिलेख में किया गया है? ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे हमारे पास तमिल, ऑप्शन नंबर बी कहता है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी कहता है मलयालम और ऑप्शन नंबर डी कहता है तेलुगु। तो हम सभी जानते हैं केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप कहेंगे मलयालम बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 था अपने स्क्रीन पे, राजस्थान में राजपूतों और शूरवीरता और आदर्शों की कहानियां मुख्य रूप से किस रूप में सुरक्षित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है शिलालेखों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है चारण भाटों के काव्यों और गीतों में, ऑप्शन नंबर सी कहता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में और ऑप्शन नंबर डी कहता है मूर्ति कला में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है चारण भाटों और के काव्यों और गीतों में। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, मंदिरों की दो चाला यानी कि दो छतों वाली और चौचाला का मतलब चार छतों वाली वास्तुकला शैली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है।
देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो भी आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर आप आने वाले सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कॉन्टिन्यूसली देखना है, कंप्लीटली देखना है, बिना किसी परेशानी के। एक बार आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो संपूर्ण एनसीईआरटी आपका यहीं पे रिवाइज हो जाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है बंगाल और ऑप्शन नंबर डी कहता है गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका, वो आपका होने वाला है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। गोंड साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कितने गढ़ यानी कि कितने गांवों की इकाइयों में बटा हुआ था? तो गढ़ को क्या कहते हैं ये हमने पढ़ लिया है। अब कितनी इकाइयों में बटा हुआ था ये हमसे पूछा गया है। 19 नंबर का सवाल है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 12, ऑप्शन नंबर बी कहता है 24, ऑप्शन नंबर सी कहता है 84 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 100। तो ये जो है आपका 84 इकाइयों में बटा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मध्यकाल में खाना बदोश और जनजातीय लोग अपना जीवन यापन मुख्य रूप से कैसे करते थे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है शिकार और संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी कहता है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कृषि यानी कि खेती करके, वो भी झूम खेती, और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी। तो देखिए मध्यकाल में जो खाना बदोश लोग होते थे और जनजातीय लोग होते थे, ये सभी प्रकार के जितने भी मेथड ऊपर दिए गए हैं सभी प्रकार के मेथड्स को यूज करते थे खेती करने के लिए। तो ये आपका अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आपको बताना है कि भारत में किस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है और शुरुआत करेंगे इस नए टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का आगमन यानी कि कंपनी शक्ति की कैसे स्थापना होती है हमारे भारत देश के अंदर। सवाल नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी? हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचे थे। पुर्तगाल के रहने वाले थे ये। पुर्तगाल यूरोप में आता है, ठीक है। यूरोप से जो है इन्होंने क्या किया, यात्रा स्टार्ट की और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होते होते ये लोग कहाँ पहुंच गए, एशिया और हमारे भारत देश के केरल राज्य में पहुंच गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1498 में ये हमारे भारत देश में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार, जिसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं, यानी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व में व्यापार कर सकती है, ये ऑर्डर किस ब्रिटिश शासक ने चार्टर द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है किंग जॉर्ज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कहता है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी कहता है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे आपका किंग्स जेम्स सेकंड। तो आपका जो ये ऑर्डर था ये महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, कहा था कि जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पूर्व में जाकर व्यापार करो। अगला सवाल देखेंगे। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई और जिसके बाद क्षेत्रीय ताकतें जो है वो मजबूत होने लग गई? तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने चर्चा कर लिया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए, उसमें मुगल डायनेस्टी को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद जो छोटे छोटे शासक है वो लोग मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सूरत, ऑप्शन नंबर बी कहता है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी कहता है मद्रास और ऑप्शन नंबर डी कहता है बॉम्बे। तो अगर फैक्ट्री की बात कही जाए तो सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और सूरत कहाँ है तो आप कहेंगे गुजरात राज्य के अंदर। अगला सवाल देखेंगे। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी कहता है भारतीय राज्यों पर कब्जा करना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मसाले, सूती कपड़े और रेशम का व्यापार करना और ऑप्शन नंबर डी कहता है शिक्षा का प्रचार करना। तो जब हमारे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां आई थी तो वो शासन करने नहीं आई थी, ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। एजुकेशन का प्रचार क्यों करेंगे भाई, हम शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। धर्म का प्रचार भी उन्होंने शुरुआत में नहीं किया था।
क्या करने आए थे, उनका मेन उद्देश्य था व्यापार करना, यानी कि हमारे उस टाइम पे हमारे भारत देश के जो मसाले होते थे, सूती कपड़े होते थे, रेशम, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, तो इसका व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने भारत में पैर जमाना शुरू किया था। अगला सवाल देखेंगे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर। इसी के बाद से ब्रिटिश लोगों के जो मन है वो मजबूत होने लग गए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1757, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1764, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1773 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1784। तो प्लासी का जो युद्ध था ये आपका 23 जून 1757 में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे तरफ कौन था, तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है वो नाम जो है वो ध्यान रखना है। इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गए थे। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के शासक थे ये हार गए थे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? देखिए यही सवाल पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी कहता है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज की तरफ से जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये भी पूछ लिया गया, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन नंबर डी है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध के समय नवाब कौन थे? जो कि हार गए थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, बात करेंगे मुर्शिद कुली खान की, तो ये संस्थापक कहे जाते हैं बंगाल के, ये पहले नंबर के नवाब थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अलीवर्दी खान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अलीवर्दी खान। ठीक है, ये दूसरे नंबर के नवाब थे। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे सिराजुद्दौला, फोर्थ नंबर पे मीर जाफर आता है और पांचवें नंबर पे मीर कासिम आता है। ठीक है, और यही जो मीर जाफर है ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, इसी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला सवाल देखेंगे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? देखिए ये भी सवाल पूछ लिया गया। उसकी सेना बहुत छोटी थी, तो भाई ये बात गलत है, सेना उसकी बड़ी थी। सेनापति मीर जाफर ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, यानी कि सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर लिया। भाई रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया था सिराजुद्दौला को मार के तुमको नवाब बना देंगे, इस लालच में वो किसके पास आ गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गया। और ऐसे में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की हार हो गई, उसकी डेथ हो गई और इसके बाद बंगाल का जो नया शासक बनता है वो मीर जाफर बनता है, यानी कि धोखाधड़ी करी थी उसने उसके साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बैटल ऑफ बक्सर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1760, ऑप्शन नंबर सी है 1764 और ऑप्शन नंबर डी है 1765। तो बक्सर का जो युद्ध है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर था। एक तरफ अंग्रेज था और अंग्रेज की तरफ से बेसिकली हेक्टर मुनरो था। ठीक है, दूसरी तरफ आपका मीर जो है वो कासिम था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मीर कासिम था। मीर कासिम हार गया था, हेक्टर मुनरो जीत गया था और ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर कहाँ है? तो आप कहेंगे आज के बिहार राज्य के अंदर। अगला सवाल देखेंगे, 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी जो है वो प्रदान की? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मद्रास, बॉम्बे और सूरत गलत जवाब है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो आप कहेंगे बंगाल में। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे बिहार में। और आज का जो क्षेत्र है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पहले एक ही था। ठीक है, तो जब दो युद्ध लगातार हार गए थे उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वहां से दीवानी अधिकार जो है वो मिल गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। दीवानी अधिकार मिलने का मतलब क्या होता है? राजनैतिक सत्ता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे सेना रखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे क्षेत्र का जो भू राजस्व है यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी है न्याय करने का अधिकार। तो उन्होंने शुरुआत में हमारी सत्ता प्राप्त करने की चाहत नहीं दिखाई, ये गलत है।
ठीक है। किस लिए उनको दीवानी मिलने का मतलब क्या है कि अब उस क्षेत्र का जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो लोग करेंगे। भाई उनको तो पैसा कमाना था और टैक्स से अच्छा सोर्स तो पैसा कमाने का कोई हो भी नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सहायक संधि जिसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस कह देते हैं, इसकी नीति किसने लागू की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका सहायक संधि, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो लागू किया था 1798 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज के साथ इसने दोस्ती कर ली कि अंग्रेज का जो दुश्मन होगा वो इसका भी दुश्मन होगा, अंग्रेज का जो दोस्त होगा वो इसका भी दोस्त होगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो सहायक संधि। और अंग्रेज की किसी से लड़ाई होगी तो इसको भी लड़ना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए कठपुतली बना दिया गया था एक तरह से। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी जो है वो लागू किया था 1798 में सहायक संधि को। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। सहायक संधि एक्सेप्ट करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? ऑप्शंस देख लेते हैं। अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे मैसूर का राजा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हैदराबाद का निजाम और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मराठा का पेशवा। तो हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था सहायक संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शेरे पंजाब, ऑप्शन नंबर बी कहता है शेरे मसूर, ऑप्शन नंबर सी कहता है शेरे बंगाल और ऑप्शन नंबर डी कहता है शेरे अवध। तो हम सभी जानते हैं जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ के रहने वाले थे? आप कहेंगे मैसूर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, श्री रंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी कहता है टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी कहता है हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिराज उद दौला और अंग्रेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और आंसर नंबर 36 का बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, किस अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यानी कि डेथ हो गई थी? तो एंग्लो का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है और मैसूर का मतलब आज का राज्य कर्नाटका से मतलब है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन नंबर बी कहता है द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन नंबर सी कहता है तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है, यहाँ पे आपको चारों एंग्लो मैसूर वॉर के जो है वहां पे डेट जो है वो दिख गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये हैदर अली, और हैदर अली कौन है? तो आप कहेंगे टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज के बीच हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो तीनों युद्ध हैं ये टीपू सुल्तान के साथ हुआ, बाकी के जो युद्ध हैं ये सारे टीपू सुल्तान के साथ होता है, और फोर्थ में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में 1799 जो है वो इसका सही उत्तर है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अगला सवाल देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को होता है, मराठों के लिए क्यों विनाशकारी रहा? ऑप्शंस देख लेते हैं। इससे दिल्ली पर शासन करने का उनका जो सपना था वो टूट गया, अंग्रेजों ने उन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मराठा साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों ही है। इससे क्या हुआ कि उनका दिल्ली पर जो शासन करने का सपना था वो टूट गया और मराठा एम्पायर यानी कि मराठा साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 अपने स्क्रीन पे, किस मराठा पेशवा को तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी कहता है माधव राव, ऑप्शन नंबर सी कहता है बाजीराव सेकंड और ऑप्शन नंबर डी कहता है नाना फडणवीस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका वो आपका होने वाला है बाजीराव सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, सर्वोच्चता की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी
किस गवर्नर जनरल के समय में शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कंपनी ने यह दावा किया था, क्लेम किया था कि उनकी जो सत्ता है वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 ऑन द स्क्रीन। कितुर, जो कि आज के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसमें अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी कहता है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी कहता है रानी चेन्नम्मा और ऑप्शन नंबर डी कहता है अहल्याबाई होलकर। तो यहाँ पे कित्तूर की जो महारानी थी वो रानी चेन्नम्मा थी, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेज के खिलाफ जो है वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल देखेंगे। विलय की नीति, जिसको हम लोग हड़प नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये किसने लागू किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है यहाँ पे इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति क्या होता है? जिस राजा की अपना संतान, अपना पुत्र नहीं होता है, उसका जो उत्तराधिकार है वो अंग्रेज के हाथ में चला जाएगा। यह हड़प नीति थी जिसको लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो लागू किया था। इसके तहत कई सारे साम्राज्य को अपने में मिला लिया गया था, जिसमें झांसी था, सतारा था, संबलपुर था। अगला सवाल देखेंगे। विलय की नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले किस भारतीय राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है संबलपुर, ऑप्शन नंबर बी कहता है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है झांसी और ऑप्शन नंबर डी कहता है सतारा। तो सबसे पहले जो मिलाया गया है वो सतारा को मिलाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 1856 में अंग्रेज ने किस राज्य पर कुशासन यानी कि बुरा शासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है झांसी, ऑप्शन नंबर बी कहता है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है अवध और ऑप्शन नंबर डी कहता है पंजाब। तो अवध पे इन्होंने क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाकर इसको जो है वो अपने में मिला लिया गया था। अगला सवाल देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पास किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1773, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1784, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1793 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1813। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है यहाँ पे 1773। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 ऑन द स्क्रीन। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कहां पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑन द स्क्रीन। सो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी कहता है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी कहता है मद्रास और ऑप्शन नंबर डी कहता है दिल्ली। तो पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वो कलकत्ता में हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आज के 47 नंबर का सवाल देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑप्शन देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मिंटो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में याद किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। किस शक्तिशाली शासक की मृत्यु के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी कहता है महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी कहता है गुरु गोबिंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी कहता है बंदा बहादुर। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है वो पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। सवाल नंबर 49 देखेंगे। अंग्रेजों की जो फौजदारी अदालत थी यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका मुखिया कौन होता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी कहता है काजी और मुफ्ती, ऑप्शन नंबर सी कहता है सीधे ब्रिटिश गवर्नर और ऑप्शन नंबर डी कहता है यूरोपीय न्यायाधीश। तो जो फौजदारी अदालत यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे उसका जो मुखिया है वो काजी और मुफ्ती हुआ करते थे, वो भी ब्रिटिश कलेक्टर की निगरानी में। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन है यानी कि सीक्वेंस वाइज सही क्रम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं।
सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। भाई गलत है, सबसे पहले कौन आए थे? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद डच आए थे, ये भी सही है। उसके बाद डच नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे और अंत में जो है वो फ्रांस के लोग आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। देखते ही देखते हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और साथ के साथ एनसीईआरटी के जो 2 मेजर टॉपिक हैं उसको भी हमने कवर किया, जिसमें सबसे पहले हमने जो है वो कंपनी शक्ति की स्थापना देखा और उससे भी पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? सामाजिक परिवर्तन और क्षेत्रीय संस्कृतियां। तो ये हमारा क्लास नंबर 7 का एसएसटी सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए, जिसमें हमने कंपनी शक्ति की स्थापना को मेजरली डिस्कस किया। एनसीईआरटी के ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक यही कंप्लीट होते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यूअसली देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।